हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वापस से एक नई क्लास में। हिंदी की आज दोस्तों हम एक बेहतरीन क्लास देखने वाले हैं जो कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023-24 के लिए एक अति महत्वपूर्ण पार्ट रहने वाला है। आज की इस क्लास में साथियों हम पार्ट संख्या 4 को कवर करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। आज की दोस्तों पार्ट संख्या 4 है और इससे पहले के पिछले यदि पार्ट आपने हिंदी के नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी देखिएगा। सारे के सारे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सभी क्लासेस में करवाए जा रहे हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन रहेंगे जो पिछला एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उनमें से पूछे गए प्रश्न रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्वेश्चन की। तो आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कहा है कि आटे दाल का डैश मालूम होना, इस मुहावरे को पूरा करें। तो दोस्तों एक आपने मुहावरा सुना होगा जिसका नाम होता है आटे दाल का क्या होता है, आप कहेंगे सर आटे दाल का भाव मालूम होना, ये मुहावरा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको क्या करना है, हमें पूरा करना है। तो अब आप बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। आटे दाल का भाव मालूम होना का मतलब क्या भरा जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर भरा जाएगा प्यारे दोस्तों भाव। क्या भरा जाएगा, आटे दाल का डैश के स्थान पर भाव भर देंगे तो यह मुहावरा हमारा पूर्ण हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो आटे दाल का भाव मालूम होना, इस तरह से इसको पूरा करेगा। और क्या आप बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरे प्रश्न में प्यारे दोस्तों हमसे पूछा है, मुझे अभी बहुत बातें सीखना है। मुझे अभी बहुत बातें सीखना है। इस प्रश्न में बताना है कि उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। बातों में अशुद्धि है, सीखना में अशुद्धि है, अभी बहुत में अशुद्धि है, या फिर मुझे में अशुद्धि है। लेकिन अगर प्यारे दोस्तों आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रीन टिक में लिखा हुआ है कि सीखना है। सीखना है जो है यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब सर सीखना है में ऐसी अशुद्धि क्या है कि मैंने तो पढ़ा है कि मुझे अभी बहुत बातें सीखना है। प्यारे दोस्तों एक बात याद रखना आप लोग, ये जो बातें होती हैं, ये जो बातें होती हैं, ये एक क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, ये एक स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और स्त्रीलिंग में क्या है, तो बातें सीखना नहीं है। बातें प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, बातें हमें सीखनी है। सीखनी है, मुझे अभी बहुत बातें सीखनी है, तो सीखनी है इसके स्थान पर आएगा। तो इस प्रकार से सीखना है क्या है, आपके इस प्रश्न का अशुद्धि है। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे पूछा गया है, कह रहा है ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में व्याप्त हैं, वाक्य के रेखांकित भाग को उचित विकल्प से प्रतिस्थापित करें। इन विकल्पों में से चुनना है और इन विकल्पों में से ये जो रेखांकित भाग दे रखा है, इस रेखांकित भाग के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, इस तरह से हमें बताना है। देखिए अगर बात करूं दोस्तों किसकी, साहित्य की, तो साहित्य के जो रचयिता होंगे वो क्या होंगे, साहित्य के रचयिता कुछ महान विद्वान लोग होंगे। और लोग होंगे तो वो मात्रा में नहीं होंगे। लोग कभी भी मात्रा में नहीं होते हैं। लोग दोस्तों संख्या में होते हैं। कैसे होते हैं, लोग संख्या में होते हैं। तो ग्रीन टिक से ऑप्शन नंबर 3 में लगा है, कह रहा है ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक संख्या में विद्यमान हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, मात्रा गलत हो जाएगा, संख्या सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक अनबुद्ध क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 ऐसे विकल्प हैं जो आपको क्रिया विशेषण के बारे में कुछ ना कुछ दर्शा रहे हैं। जबकि एक विकल्प है जिसमें लिखा है कल वह गया ही नहीं। कल वह गया ही नहीं एक ऐसा विकल्प है जहां पर क्रिया विशेषण की कोई बात ही नहीं की गई है। ठीक है, क्रिया विशेषण का मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले। तो भरना एक क्रिया है, उसकी विशेषता उसे देखा, मैंने उसे देखा भर था, मैं क्या था, मैंने उसे देखा भरता, तो इसमें क्रिया विशेषण है। सीता गा तो सकती है, इसमें भी क्रिया विशेषण है। यह कार्य तो किसी ने कर दिया, तो इसमें भी क्रिया विशेषण है। जबकि दोस्तों याद रखेंगे कल वह गया ही नहीं, इसमें कोई क्रिया विशेषण नहीं है। 2 नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न एक बार फिर से,
पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो दोस्तों क्या बताना है, संबंध रखता है ऐसा कौन सा वाक्य है। बच्चा रोता है दोस्तों क्या है, एक साधारण क्रिया है। मोहन हंसता है, एक साधारण क्रिया है। सोहन सोता है, एक साधारण क्रिया है। जबकि ऑप्शन एक में लिखा है घोड़ा, याद रखेंगे घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, घोड़ा बहुत तेज, आगे लिखा है दौड़ता है। ठीक है, क्या लिखा है, आगे लिखा है दोस्तों घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है किसकी, क्रिया विशेषण की। देखिए अगर यहाँ पर होता केवल घोड़ा दौड़ता है तो ये एक साधारण क्रिया वाला वाक्य हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये एक क्रिया है और क्रिया की विशेषता बताई है बहुत तेज। घोड़ा कैसे दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, मतलब दौड़ने की एक विशेषता है, कैसे दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। मतलब क्या हो जाएगा, यह एक क्रिया विशेषण से संबंध रखने वाला वाक्य है, ऑप्शन नंबर एक। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए वैसे आपके सामने सारे के सारे क्वेश्चन में ग्रीन टिक लगा है, आप चाहो तो बता सकते हो, लेकिन आपको समझाना भी अनिवार्य है किस तरह से एग्जाम में आप करके आएंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। तो दोस्तों एक ऐसा मुहावरा जिसमें पूछा गया है दांतों तले उंगली दबाना। तो दांतों तले उंगली दबाते हैं जब हमें भूख लगती है, खीस काढ़ना होता है, क्या दांतों तले उंगली दबाते हैं, या फिर उंगली में दर्द हो जाए दांतों तले उंगली दबाते हैं। तो ये तीन में से कोई भी विकल्प आपका क्या नहीं है, सही नहीं है। ग्रीन टिक से लगा हुआ है चकित होना। चकित होना आपने देखा होगा, देखिए आपने देखा होगा क्या होता है कि जब कोई एक इंपॉर्टेंट मैच चल रहा होता है, उस बीच में क्रिकेट से समझिए आप, कोई इंपॉर्टेंट मैच चल रहा होता है, उसी बीच में यदि आप बॉलिंग टीम को सपोर्ट करते हैं तो आपका विकेट करना चाहिए, और इसी बीच में क्या करता है बैटिंग टीम का बल्लेबाज छक्का लगा देता है, तो आप दांतों तले उंगली दबा देते हैं यार, चकित हो जाते हैं, एकदम से पता चलता है मेरी टीम तो मैच जीत रही थी लेकिन लास्ट बॉल पर छक्का लग गया इसलिए मैं चकित हो गया। इसका मतलब उस स्थिति में आपकी क्रिया होती है नाखून चबाना या दांतों तले उंगली दबाना। इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है दोस्तों जिन वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, माफी चाहेंगे निम्न वाक्यांश, यहाँ पर जिन नहीं लिखा है, ये लिखा है निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। एक वाक्य लिखा है जिसका जन्म बाद में हुआ हो। क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे जिसका जिसका जन्म बाद में हुआ हो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका जो सही उत्तर बताएंगे वो हम आपको एक लॉजिक के साथ बताएंगे, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, इसको याद रखेंगे। अगर बात करें हम किसकी, अगर बात कर लें हम अपने छोटे भाई की, मैं उम्मीद करता हूं आपका कोई ना कोई छोटा भाई या छोटी बहन जरूर होगी। अगर आप अकेले हैं तो चाचे के लड़के से समझिए। देखिए कहा है कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो, आप घर में मान लीजिए सबसे बड़े हैं और आपके बाद एक छोटा भाई आ जाता है, तो क्या आप उसको क्या कहते हैं, अनुज कहते हैं ना, अनुज कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे अनुज, मतलब हमसे बाद में जन्म लेने वाला, हमसे बाद में जन्म लेने वाला अनुज इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त आपने सुना होगा भगवान राम के बारे में। राम के अनुज कौन थे, राम के अनुज भरत थे, कई बार जिक्र सुना है। राम के अनुज लक्ष्मण थे, ये भी आपने कई बार सुना है, ठीक है। और राम के अनुज शत्रुघ्न थे, कौन थे, राम के अनुज शत्रुघ्न थे, ये भी आपने कई बार सुना होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये अनुज हो जाते हैं जो बाद में जन्म लेते हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न पूछा है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा है निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित और एकार्थी शब्द से करें। देखिए ये उचित और एकार्थी शब्द का प्रयोग करके यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखिए अब एसएससी क्या करता है, आपको क्वेश्चन पूछने का लहजा उसका अलग हो गया। पहले पूछ लेता था बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध या अशुद्ध है, लेकिन अब क्या करेगा दोस्तों, आपको एक वाक्य देगा और वो उसी में आपको बताना है कौन सा नंबर हम यहाँ पर भरेंगे। तो देखिए कहा है कि डैश का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि डैश का प्रकोप सब कुछ जला देता है। तो देखिए बात करें कौन सा प्रकोप होगा ऐसा जो सब कुछ उखाड़ के फेंक देगा। तो दोस्तों याद रखेंगे अगर हवा तेज चलती है, आंधी तूफान आ जाता है, जैसे आपने देखा होगा अभी मिचोंग नामक तूफान दक्षिण भारत में चल रहा है, चेन्नई डूब रहा है, तो हवा का तूफान, सॉरी माफी चाहेंगे, तूफान का प्रकोप या हवा का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है। जबकि अगर वहीं पर आग लग जाए, याद रखेंगे वहीं पर आग लग जाए दोस्तों, याद रखेंगे तो सबका प्रकोप सब
सबको जला देता है। तो यहाँ पर अब बताना है हवा का मतलब क्या होता है। हवा का पर्यायवाची दे रखा है, याद रखेंगे इस तरह से याद रखेंगे। हवा का पर्यायवाची होता है दोस्तों अनिल। क्या होता है? अनिल होता है। ठीक है। जबकि जबकि याद रखेंगे जो आग होता है, जो आग होता है इसका पर्यायवाची क्या होता है? अनल होता है। इन दोनों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अनल और अनल बहुत ज्यादा एग्जाम आपसे एसएससी पूछता है, इसको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा है नीचे दिए वाक्यांश में उचित शब्द के लिए विकल्पों में से चुनिए। जल्दी से देखिए, ये एक वाक्यांश दे रखा है, इसके लिए एक उचित शब्द चुनना है। तो उचित शब्द क्या आप चुन सकते हैं? चलिए बात करते हैं। कहा है जिसके पास ना पहुंचा जा सके। जिसके पास ना पहुंचा जा सके तो वह कैसा हो जाएगा? अगम्य हो जाएगा। अगम्य, याद रखेंगे जिसके पास ना पहुंचा जा सके वो अगम्य हो जाएगा, और जिसके पास पहुंचा जा सके वो दोस्तों गम्य हो जाएगा। ठीक है, गम्य हो जाएगा जिसके पास पहुंचा जा सके। यहां पर लिख देता हूं मैं, पहुंचा जा सके। ठीक है, पहुंचा जा सके गम्य हो जाएगा, जबकि ना पहुंचा जा सके अगम्य हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमसे कहा है, कह रहा है कि रौनक को चोट लगने पर डैश उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। कह रहा है वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द के द्वारा कीजिए। तो यहाँ पर बताइए, रौनक को, एक मान लीजिए रौनक था कोई, उसको अचानक से चोट लग जाती है, और चोट लगने के बाद क्या उसे तत्कालिक ले जाना जाता है, या तात्कालिक ले जाया जाता है, या तत्कालीन ले जाया जाता है? दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर भरा तो जाएगा तात्कालिक। क्या भरा जाएगा? तात्कालिक। लेकिन आपसे पूछा है कि यहाँ पर शुद्ध वर्तनी क्या होगा। इस तरह का वाक्यांश देके आपसे शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। तो याद रखेंगे जो ऑप्शन नंबर 4 है, जिसमें लिखा है तात्कालिक, ऐसा ही लिखा जाता है। गौर से याद रखना है, एग्जामिनर पूछेगा तो तात्कालिक ऐसा ही लिखा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, रौनक को चोट लगने पर तात्कालिक उपचार के लिए अब अस्पताल ले जाया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लिखा है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है व्यायामशाला उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर आने वाले उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों बताना है जो व्यायामशाला होता है, व्यायामशाला का सही उत्तर क्या होगा, सही अर्थ क्या होगा। व्यायामशाला, देखिए पाठशाला का मतलब क्या होता है, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, पाठशाला हो जाएगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या होता है, इसके अतिरिक्त आपने नाम सुने होंगे किसके, जब कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो एक शाला ढूंढते हैं, क्या बोलते हैं यार उसको, वो मुझे नाम नहीं आ रहा, उसको हम कभी फिर बता देंगे। ठीक है, तो व्यायामशाला वह स्थान जहां पर व्यायाम किया जाता हो, मतलब ऐसा स्थान जहां पर क्या किया जाता हो, योगा किया जाता हो। ठीक है, और पाठशाला का मतलब हो जाएगा वह स्थान जहां पर पाठ पढ़े जाते हो, जहां पर हम अध्ययन का कार्य करते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। वह स्थान जहां पर न्याय का काम किया जाता है तो इसे कहा जाता है दोस्तों न्यायालय। क्या कहा जाता है? न्यायालय कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। वह स्थान जहां पर हवन किया जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों यज्ञशाला। क्या कहा जाता है? यज्ञशाला कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। कह रहा है वह स्थान जहां पर बैठकर चर्चा की जाती है इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? पंचायत कहा जाता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। व्यायामशाला वह स्थान जहां पर व्यायाम किया जाता है, जहां पर बैठकर चर्चा की जाती है पंचायत, जहां पर न्याय मिलता है न्यायालय, और जहां पर हवन किया जाता है तो यज्ञशाला। इसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा है दिवारात्रि का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान का प्रयुक्त हो सकता है, रिक्त स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है, यहां पर बताना है। लिखा है दिवारात्रि। दिवारात्रि का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझना है। ठीक है, दिवारात्रि का मतलब होता है जागरण करना। क्या होता है दोस्तों? दिवारात्रि मतलब जागरण। ठीक है, एक मिनट, यहां पर क्या लिखेंगे? जागरण करना। जागरण करना मतलब दिन रात बिल्कुल न सोना, तो इसका मतलब हो जाएगा दिवारात्रि या फिर जागरण करना। ठीक है, और इसी का एक अर्थ होता है दोस्तों अहर्निश। क्या हो जाता है? अहर्निश। अहर्निश इसका सही उत्तर हो जाता है। कहा गया है महाशिवरात्रि के समय लोग अहर्निश जागते रहते हैं, मतलब याद रखेंगे जागरण करते दौरान क्या करते हैं? जागते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं अगर आप भव्य स्थान पर गए हो, चाहे वो आपका कोई भी धर्म का हो, और कभी कभी उसमें जागरण हो जाता है, कभी कभी भजन कीर्तन होने लगते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो वही आपका कह रहा है कि महाशिवरात्रि के समय जब दिवारात्रि होती है तो दोस्तों याद रखेंगे उसी का अर्थ अहर्निश हो जाएगा, उसी का अर्थ जागरण करना हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर लिखा है निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो दोस्तों कहा है कि इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी। तो देखिए इंदिरा गांधी क्या थी? इंदिरा गांधी प्यारे दोस्तों एक महिला थी।
एक महिला थी और महिला के लिए किसका प्रयोग करेंगे। और दोस्तों याद रखेंगे राजनेता जो होता है वो आपका एक पुरुष होता है। क्या होता है, राजनेता एक पुरुष होता है, जबकि महिला जो होती है वो दोस्तों राजनेत्री होती है। कौन होती है, राजनेत्री होती है। ऐसे ही आपने सुना होगा पुरुष के बारे में दोस्तों अभिनेता, अभिनेता सुना होगा ना, अभिनेता बिल्कुल सुना होगा आपने। उसी प्रकार आपने यहाँ पर सुनी होगी अभिनेत्री, ठीक है। उसी प्रकार आपने क्या सुनी होगी, अभिनेत्री सुनी होगी। अगर महिला हो तो राजनेत्री, और महिला अगर अभिनव का काम करती है, किसका, अभिनय का काम करती है, तो ये हो जाएगी अभिनेत्री। अगर पुरुष राजनीति का काम करता है तो राजनेता, अगर अभिनय का काम करता है तो अभिनेता, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर राजनेता के स्थान पर राजनेत्री आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमसे कहा गया है आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। आज हवा का वेग कैसा है, अत्यंत तीव्र है। और कहा है उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त तीव्र, तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो यहाँ पर 4 वाक्य दे रखे हैं और क्या बताना है, तीव्र का, तीव्र ये याद रखेंगे, किसका विलोम बताना है, तीव्र का विलोम बताना है। बता सकते हैं, देखिए तीव्र का समानार्थी होता है तेज, तो ये वाला गलत दिखाई दे रहा है। उसके अलावा तीव्र का ही समानार्थी होता है उग्र, तो ये वाला भी गलत है। उसके अलावा तीव्र का जो विलोम बनेगा, याद रखेंगे तीव्र का जो अपोजिट बनेगा वो हमारा बन जाएगा प्यारे दोस्तों मंद। क्या बन जाएगा, मंद। तो दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में, आज हवा का वेग अत्यंत मंद है। प्रखर का मतलब ही तीव्र होता है, इसको याद रखेंगे। ये तीनों के तीनों समानार्थी है, जबकि ऑप्शन नंबर 3 मंद आपका सही उत्तर है, क्योंकि हमसे विलोम शब्द पूछा था वाक्य को देकर, याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता हो वही डैश की चुभन को सह सकते हैं। देखिए कांटों के बीच अगर जीवन बीत रहा है तो क्या बाण की चुभन सह सकते हैं, आप कहेंगे नहीं सह सकते हैं। बाण का ही मतलब होता है सर, तो ये भी नहीं सह सकते हैं। कांटों में बीत रहा है तो कील कहाँ से आएगी, आप कहेंगे दोस्तों जो कांटों में अगर किसी का जीवन बीत रहा है तो वही सूल की चुभन सह सकते हैं। इसका सही उत्तर यहाँ पर भरा जाएगा प्यारे दोस्तों सूल, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अब आ चुका है हमारे पास एक कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि एक गद्यांश आ चुका है, और गद्यांश को पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए बात करें तो सबसे पहले लिखा गया है निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक संख्या के लिए एक सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं, कहा गया है यहाँ पर एक कॉम्प्रीहेंशन यानी गद्यांश दिया है, बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना, उन्हें जबरदस्ती मजदूरी कराना क्या है, एक दंडनीय अपराध है, याद रखेंगे। अगर आप बच्चों से जबरन मजदूरी करा रहे हैं, अगर आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है अनुच्छेद 23-24, जहां पर दोस्तों याद रखेंगे बात की गई है किसकी, अपराध की। जो आपका कैसा होता है, कैसा अपराध होता है, आप कहेंगे सर गैर, जहां पर आपके अपराध की बात की गई है कि बच्चों से अपराध, या फिर आपके वो एक और होता है, क्या होता है आप याद रखेंगे किसमें होता है यार, पॉलिटी में होता है, ये अनुच्छेद 23-24 में लिखा है, उसको आप लोग देख लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बच्चों को बेचना, बच्चों से जबरदस्ती मजदूरी कराना, ठीक है, और उसके अलावा उसका अपहरण करना एक दंडनीय अपराध है। तो नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दयनीय गलत हो जाएगा, विफल गलत हो जाएगा, सोचनीय गलत हो जाएगा, दंडनीय सही उत्तर है। बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17। इसमें लिखा गया है दोस्तों, कहा है कि यहाँ पर तो हमने दंडनीय भर दिया था, दंडनीय अपराध था। उसके बाद का है सरकार के द्वारा इस संबंध में कानून बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, सरकार के द्वारा इस संबंध में कानून बनाए गए हैं। हमने बात की थी संविधान की, तो कानून अनुच्छेद 23-24 में इसके लिए मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की बात, यानी कॉम्प्रीहेंशन नंबर 3 में क्या भरेंगे। तो लिखा गया है किंतु उनके क्रियान्वयन का अभ्यस्त अहित संबंध, याद रखेंगे, अन्य सरकारी संगठनों पर भारत में 5 से 15 वर्ष के यहाँ पर 4 नंबर में तो बच्चे आएंगे, लेकिन 3 नंबर में पहले हम भरते हैं। 3 नंबर में हमें बता रहे हैं उत्तरदायित्व, किंतु उनके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व अन्य सरकारी संगठनों पर है, ठीक है। याद रखेंगे जो अन्य सरकारी संगठन होते हैं उन पर उत्तरदायित्व होता है कि इसको लागू करें। मतलब कानून बनाना तो संसद का कार्य होता है, लेकिन याद रखेंगे यहाँ पर जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका यानी कार्य करने वाले जो संगठन होते हैं उनका दायित्व होता है कि कानून को लागू करें, ठीक है। याद रखेंगे तो इस तरह से, किंतु उनके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व क्या हो जाएगा, संगठनों पर है, याद रखेंगे लागू करने का मतलब। आगे कहा है कि अन्य सरकारी संगठनों पर है। भारत में 5 से 15 वर्ष तक के बाल मजदूर या बच्चों कह सकते थे, बाल मजदूरों की संख्या लगभग 1 करोड़ से
कुछ ऊपर है, सरकारी तंत्र के साथ हमारे पूरे समाज में भी इस दिशा में डैश होना होगा, यानी कि इस दिशा में सख्त होना होगा। याद रखेंगे, इस तरह का उत्तर हो सकता है इसका, या फिर सक्रिय होना होगा। देखिए सक्रिय होना दिया गया है या फिर सख्त होना। देखिए याद रखेंगे, कहा कि सरकारी तंत्र के साथ साथ हमारे पूरे समाज को भी इस दिशा में कैसा होना पड़ेगा, यानी कि सक्रिय होना पड़ेगा या फिर सख्त होना पड़ेगा। देखिए अगर आप ही अपने 5 से 15 वर्ष के बच्चे को काम पर नहीं भेजेंगे तो उनको काम देगा कौन। याद रखेंगे, कुछ लोगों की मजबूरी होती है हालांकि, क्योंकि उनको खाने पीने की समस्या होती है, कई बच्चों के माता पिता भी नहीं होते, उनको कार्य करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे, तो यहाँ पर सरकारी तंत्र कार्य करें, उसके साथ साथ हमारे समाज को भी सक्रिय होना पड़ेगा। तब इस तरह का क्या होगा, बच्चों के प्रति जो शोषण होगा वो यहाँ से दूर हो पाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो आज के दोस्तों टॉप 20 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार से एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की निरंतर वीडियो के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।